हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़ा था, आपको याद होगा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। दोबारा अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो फंक्शन डिफाइन करने का हमने ये देखा था कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमें उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का नेम, ब्रैकेट्स में आते हैं हमारे पैरामीटर्स जो कि वो फंक्शन जो है एज इनपुट लेता है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोड आ जाता है, राइट, जिसमें अगर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है अपने फंक्शन से तो हम लास्ट में वो मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। अब आज के लेक्चर में हम फंक्शन से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे जो कि है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि अगर हमें किसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया है हमने, अब उसे हमें अगर कॉल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना फंक्शन नेम मेंशन करना होता है, एंड देन ब्रैकेट्स में अब जो भी हम पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं वो, या फिर अगर हम कोई पैरामीटर्स नहीं पास कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन नेम में जो पैरामीटर्स पास होते हैं जो कि एज इनपुट लेता है वो फंक्शन, उन पैरामीटर्स को पास करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। वन इज पास बाय वैल्यू एंड वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड द अदर इज कॉल बाय रेफरेंस। तो वो आज हम डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बच्चों के लिए, इसलिए हम आज की वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले एक प्रीरेक्विजिट टॉपिक है जो कि है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो कि पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो में, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस कर रहे होंगे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, जो कि अगेन एक न्यू कॉन्सेप्ट है फंक्शन से ही रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं सीधा लेक्चर। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हमने जो है वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दोबारा अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट डेटा कंटेनर्स विच स्टोर सम वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो कहीं स्टोर करने हैं तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज कर सकती हूँ इंट डेटा टाइप का, जिसका मैंने नाम रख दिया एप्पल और उसमें मैंने एक वैल्यू दे दी 5, ठीक है। सो 5 इज द वैल्यू दैट वेरिएबल apples is storing and that variable apples is of integer data type, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिविजन था of what are variables. Now what we want to discuss today is what is scope of variables. Now scope of variables is the part of the program, it is the part of the program from where our variable is accessible, from where a variable is accessible. अब ये एक्सेसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेसिबल का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, कहीं पे डिक्लेयर किया है, तो उस वेरिएबल को मैं अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ। जहां पे भी मैं उसको यूज कर पाऊंगी वहां पे वो एक्सेसिबल माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देयर आर सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर some variable might not be accessible, where you cannot use it, ठीक है। तो जहां पे आप उस वेरिएबल को नहीं यूज कर पा रहे होगे वहां पे हम उसको बोलेंगे कि इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, एंड जहां पे हम उसको यूज कर पा रहे होंगे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, वो हम बोल रहे होंगे कि इट इज इन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये स्कोप ऑफ वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है प्रोग्राम में। तो हमने देखा था कि सपोज मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, मतलब हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, इसके अंदर अगर मैं सीधा जो है एप्पल्स नाम का एक वेरिएबल प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ तो इट विल थ्रो मी एन एरर ऑब्वियसली, क्योंकि एप्पल्स मैंने कहीं पहले डिफाइन ही नहीं किया है, डिक्लेयर ही नहीं किया है वेरिएबल, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज कैसे कर सकती हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इससे पहले डिफाइन कर देती हूँ अपना वेरिएबल एंड डिक्लेयर कर देती हूँ उसकी वैल्यू एज
5, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगी तो 5 जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है हमारा एप्पल्स, दिस इज एक्सेसिबल इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड दिस फंक्शन विच इज मेन, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर हर जगह एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं कोई लूप भी लगा रही हूँ इसके अंदर, सपोज मैं कोई फॉर लूप लगा रही हूँ, तो इस फॉर लूप के अंदर भी अगेन मैं ये एप्पल्स वेरिएबल यूज कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ जैसे कि इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट, तो वहां पे भी मैं ये यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वो सब जो है, जो मेरा फॉर लूप है या इफ एल्स स्टेटमेंट है, वो सब मेरे मेन फंक्शन के अंदर है। एज लॉन्ग एज मेरे मेन फंक्शन के अंदर है तो उसके अंदर मैं वो एप्पल्स वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ तो उस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल रहेगा। अब सपोज मैं एक दूसरा फंक्शन बना रही हूं, ठीक है। मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया इंट प्रिंट, ठीक है। इंट यहाँ पे इसको हम इंट ना लिख के वॉइड लिखते हैं, वॉइड प्रिंट, जहां पे मैं बोल रही हूं कि आप एप्पल्स जो है वो प्रिंट कर दो, एप्पल्स प्रिंट कर दो, ठीक है। और मैंने एप्पल्स डिफाइन कहाँ कर रखा है, अपने मेन फंक्शन में मैंने डिफाइन कर दिया इंट एप्पल्स इज इक्वल टू 5 एंड देन मैंने प्रिंट फंक्शन जो है अपना वो कॉल कर दिया। नाउ वुड दिस कोड कंपाइल? इट विल नॉट। व्हाई? बिकॉज ये जो एप्पल्स वेरिएबल है दिस इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड माई मेन फंक्शन, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ मेन फंक्शन तक लिमिटेड है। एंड यहाँ पे जो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एप्पल वेरिएबल प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ उसकी वैल्यू, दैट विल थ्रो मी एन एरर, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन के अंदर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेरिएबल बाय द नेम ऑफ एप्पल्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर आई एम मेकिंग सम वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 5, अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना रही हूं इंट a इज इक्वल टू 50, तो दिस वेरिएबल a इज ओनली लिमिटेड टू प्रिंट फंक्शन, इसका स्कोप जो है दैट इज लिमिटेड टू प्रिंट फंक्शन, सो आई कैन नॉट एक्सेस दिस a here inside my main function. If I do that, this will throw me an error. Alright? तो स्कोप का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को। सिमिलरली अब यहाँ पे मैंने फंक्शंस की बात करी है, अगर मैं लूप्स भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने थोड़ा सा ये वाला टॉपिक आपको मेंशन किया था कि सपोज हमने एक लूप लिखा, ठीक है, फॉर लूप, जिसके अंदर मैं डिफाइन कर रही हूँ आई की सम इंट आई, ठीक है, जो कि आइटरेटर है मेरे फॉर लूप के लिए। मैंने एक बेसिक फॉर लूप यहाँ पे लगाया है। अब ये जो आई वेरिएबल है ये मैं फॉर लूप के अंदर डिफाइन कर रही हूँ, राइट। तो इसका जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड टू माय फॉर लूप, सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर ही मैं इस आई वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मैंने फॉर लूप के बाहर आई को एक्सेस करने की कोशिश करी तो दिस विल थ्रो मी एन एरर। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन ना करके मैं इसके फॉर लूप से पहले ही मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया आई और मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी 0, इसके अंदर मैंने उसको वैल्यू दे दी लेकिन मैंने डिफाइन जो है अपने वेरिएबल को बाहर ही कर दिया फॉर लूप के। नाउ दिस विल नॉट थ्रो मी एन एरर, now I'll be able to access I from here. Why? Because this entire code inside my main function, तो ये जो I variable होगा यहाँ पे that is इसका जो scope है वो would be the main function and not the for loop.
ठीक है, तो वेरिएबल्स डिफाइन करते हुए ये चीज ध्यान रखना कि तुम उनको कहाँ पर डिफाइन कर रहे हो एंड उस हिसाब से करना कि तुम्हें उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई वेरिएबल है, तुम फॉर लूप के अंदर डिफाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू यूज द सेम वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप, तो उसका स्कोप जो है इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द फॉर लूप। उसका स्कोप जो है इट शुड बी उसके बाहर, फॉर लूप के बाहर भी the scope should lie, meaning it should be accessible। ठीक है, तो स्कोप, आई होप यहाँ पे स्कोप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अब एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ मैं कि अगर एक स्कोप में दो वेरिएबल्स हैं विद द सेम नेम, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। हमारा कोड उस सिचुएशन में कंपाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अगेन इंट मेन फंक्शन लिया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया p, जिसको मैंने कोई इंटीजर वैल्यू दे दी। ठीक है, एंड सेम टाइम पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया with the same name but different data type. Now if I try to print p here, this will throw me an error, the code won't compile because सेम स्कोप में हमारे दो वेरिएबल्स हैं विद द सेम नेम। एट द सेम टाइम अगर मेरा ये जो वेरिएबल्स हैं विद द सेम नेम, अगर इनका स्कोप डिफरेंट होता देन इट वुड हैव बीन अलाउड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो मेरा फ्लोट p है, ठीक है, इसको मैं अपने कुछ मेरा while लूप है यहाँ पे, इसके अंदर मैं अपना फ्लोट p जो है वो डिफाइन कर रही हूँ, देन दैट वुड बी अलाउड। ठीक है, अगर मैं while लूप के अंदर p की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो इट विल गिव दिस वैल्यू 5.7। तो यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू प्रिंट करती हूँ तो इट विल प्रिंट 5.7। एट द सेम टाइम अगर मैं इस while लूप के बाहर अपनी p की वैल्यू प्रिंट करती हूँ it will give me 5, right? Because यहाँ पे while लूप के अंदर जो p की वैल्यू पकड़ेगा वो पकड़ेगा जो उस while लूप के अंदर p वेरिएबल डिफाइंड है। ठीक है, तो वो उसको प्रेसिडेंस देगा। एंड इस while लूप के अंदर फ्लोट p तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। while लूप के बाहर फ्लोट p एग्जिस्ट करता ही नहीं है। while लूप के बाहर उसको सिर्फ एक p पता है जो कि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो इट विल प्रिंट 5। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे तीन चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है। जहां पे भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर आर वेरिएबल इज एक्सेसिबल, दैट इज द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड थिंग, जो भी फंक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं उन फंक्शंस के अंदर उन वेरिएबल्स का स्कोप रहेगा। अगर हम फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उस फॉर लूप के अंदर ही उसका वेरिएबल का स्कोप रहेगा एंड सो ऑन। थर्ड थिंग कि सेम स्कोप में दो वेरिएबल्स विद द सेम नेम कैन नॉट बी डिफाइंड, बट अगर उनका स्कोप जो है डिफरेंट है तो विद द सेम नेम यू कैन यूज द वेरिएबल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्कोप समझ लिया, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स के हिसाब से देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स क्या है यार? लोकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने देखा, अगर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ अपना मेन फंक्शन इंट मेन, तो इसके अंदर जो भी मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर रही हूँ दोज आर लोकल वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मेरा कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि मैं कोई फॉर लूप बना रही हूँ, उसके डेफिनेशन में मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, या फिर फॉर लूप के अंदर मैं कोई वेरिएबल बना रही हूँ, तो ये जो वेरिएबल्स हैं दीज आर ऑल लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, बिकॉज इनका जो स्कोप है वो लोकली लिमिटेड है। जो मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होगा उनका मेन जो फंक्शन का ही स्कोप है। ठीक है, जो फॉर लूप के अंदर वेरिएबल्स है वो सिर्फ लूप तक ही स्कोप है। सो दीज आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर मैंने एक फंक्शन में कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो मैं दूसरे फंक्शन में उस लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकती। लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू, व्हाट इफ मैंने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया है बट आई वांट टू यूज दैट वेरिएबल इन अदर फंक्शंस, या फिर आई वांट वन
वेरिएबल टू बी एक्सेसिबल इन मल्टीपल फंक्शंस, या काफी पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में मुझे एक ही वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए वी हैव ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं which exist throughout the whole program, which exist throughout the whole program and can be used in any part of the program। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता कि कोई वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है या नहीं? तो इसके लिए मुझे अपने मेन फंक्शन के बाहर या किसी भी फंक्शन के बाहर अपने वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया int apples is equal to 5। अब ये जो एप्पल्स वेरिएबल है यार, इसको मैं मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकती हूँ। सपोज मुझे इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, एंड इस एप्पल वेरिएबल को मैं एक और, अगर मैं कोई फंक्शन बना रही हूँ प्रिंट void प्रिंट, जो कि एप्पल्स वेरिएबल को सिर्फ प्रिंट करता है, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, तो अगर मैं अपने फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल को डिफाइन कर रही हूँ, तो दैट वेरिएबल वुड बी एक्सेसिबल इन ऑल ऑफ द फंक्शंस, एंड उसका जो स्कोप है दैट इज ग्लोबल। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। Now, what if there exists a local variable with the same name as a global variable inside a function? मतलब कि मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल जो है डिफाइन किया int p, एंड इसको मैंने वैल्यू दे दी 5। अब मैं यहाँ पर अपना int main फंक्शन लिख रही हूँ, एंड इस int main फंक्शन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया विद द सेम नेम, एंड इसको मैंने वैल्यू दे दी 7। अब अगर यहाँ पर मैं cout p कर रही होंगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, 5 या फिर 7? यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा 7। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ग्लोबल। मतलब कि अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तुम्हारा एक लोकल वेरिएबल है और उसका सेम नेम है एज अ ग्लोबल वेरिएबल, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो तुम ऑपरेशंस कर रहे होगे उस वेरिएबल पे, वो लोकल वेरिएबल पे कर रहे होगे, ग्लोबल वेरिएबल पे नहीं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं p++ और फिर मैं p को प्रिंट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहां पर 8 प्रिंट हो रहा होगा, 6 नहीं। ठीक है, लोकल वेरिएबल यहां पर प्रेसिडेंस ले रहा होता है ओवर ग्लोबल वेरिएबल। अब यहीं पे अगर मैं एक और फंक्शन बना रही होती, सपोज मैंने एक और फंक्शन बनाया void print, एंड इस फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कर रही हूं p की वैल्यू, एंड इस फंक्शन को मैं अपने कॉल कर रही हूं अपने मेन फंक्शन से, तो प्रिंट फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, वो प्रिंट कर रहा होगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंट फंक्शन है मेरा, ये कोड में मेरे मेन फंक्शन के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन ये जो प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल p का स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी कोई लोकल वेरिएबल p एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल p एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हमारा 5 जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन में क्योंकि एक लोकल वेरिएबल भी था विद द सेम नेम, तो 7 प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो ये फंडा समझ में आ गया। अब अगर आप मेरे को बोलो कि नहीं जी, मेरे को तो अपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है अपने मेन फंक्शन के अंदर से, तो हाउ कैन आई डू दैट? वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, जो कि ये वाला ऑपरेटर होता है। दिस इज बेसिकली 2 कोलन्स, एंड इस ऑपरेटर को यूज करके आप अपनी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम हियर। सो इफ आई राइट cout my scope resolution operator and p,
तो दिस विल प्रिंट व्हाट, दिस विल प्रिंट 5, ठीक है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल 5 की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल एक लोकल विद द सेम नेम, एंड आपको लोकली जो है किसी ब्लॉक ऑफ कोड, उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फंडा? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, स्कोप हमें समझ में आ गई है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पैरामीटर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं अपने, ठीक है, पैरम1, पैरम2, ठीक है, and suppose this has void return type. This function is doing something, it is taking two parameters, param1, param2, and it's doing something with those parameters. And मैं अपने int main function के अंदर से इन दोनों इस function को कॉल कर रही हूँ सपोज, ठीक है। तो मेरे को दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सपोज मैंने वेरिएबल्स जो हैं दो डिफाइन कर लिए हैं, int a is equal to 1 and b is equal to 2, and I'm calling this function name and I'm passing a and b, all right। तो यहाँ पे मैं इसमें ये भी मेंशन कर देती हूँ कि ये जो param1 param2 मैंने लिखे हैं, these are of int data type, int param1 and int param2, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कोड है जो कि पैरम1 पैरम2 के साथ कुछ कर रहा है। नाउ द थिंग टू नोटिस हियर इज, यहाँ पे ये जो a और b वेरिएबल्स जो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ एज पैरामीटर्स, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हुए? जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड यू आर पासिंग सम वेरिएबल्स, सम पैरामीटर्स उसमें, तो दोज आर एक्चुअल पैरामीटर्स। नाउ दीज पैरामीटर्स जो यहाँ पर हैं, हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे फंक्शन कॉल में, हमारे फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइंड है, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है, इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, पैरम1 एंड पैरम2। These are known as formal parameters, ठीक है, these are known as formal parameters, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हुए? जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हुए? जो कि फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे डिफाइन हो रहे हैं, दोज आर फॉर्मल पैरामीटर्स। ये सेम नहीं है दोनों, यहाँ पे ये जो a और b है और यहाँ पे जो ये पैरम1 और पैरम2 है, these are not the same, all right। We'll be looking at this in further slides, but just know that these are not the same, and यहाँ पे these are called actual parameters, these are called formal parameters। तो अब आते हैं एक्चुअल काम की बात पे, जो कि है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू क्या होता है? जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एंड हमारी पैरामीटर वैल्यूज जो हैं, हमारी पैरामीटर वैल्यूज आर कॉपीड टू अनदर वेरिएबल, देन दैट इज नोन एज पास बाय वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें हम कुछ पैरामीटर्स भेज रहे हैं, वो पैरामीटर्स एक्चुअली नहीं जाते हैं हमारे फंक्शन में, कुछ नए वेरिएबल्स बनते हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वेरिएबल्स की, वो कॉपी हो जाती है, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। नो डेफिनेशन से नहीं क्लियर हो रहा होगा, इट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट बस ये समझ लो कि कॉल बाय वैल्यू में कॉपीज आर क्रिएटेड, ठीक है। न्यू वेरिएबल्स आर क्रिएटेड जहां पे हमारी वैल्यूज आर कॉपीड, ठीक है, ये चीज बस ध्यान रख लो। एंड पास बाय रेफरेंस जो होता है, पास बाय रेफरेंस में हमारा पैरामीटर वैल्यूज आर पास्ड
itself. जो भी हम पैरामीटर्स में वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, दे आर देमसेल्व्स पास, उनकी एक्चुअल वैल्यूज पास होती है. कोई कॉपी वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं बनते हैं जिसमें हमारी वैल्यूज कॉपी होती है, बल्कि जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं जो कि हम एज पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वही एक्चुअली हमारे फंक्शन में जाते हैं. ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में कॉपीज क्रिएट होती हैं, कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वेरिएबल्स जाते हैं. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया है ऑफ टाइप void, and I'm naming it change value, जिसमें ये एक वेरिएबल ले रहा है z, एंड इस वेरिएबल z को ये 100 वैल्यू असाइन कर रहा है. इसके साथ साथ मैं अपना एक मेन फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ. इस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ a, जिसको मैंने वैल्यू दी है 5, और अब मैं चेंज वैल्यू फंक्शन जो है वो कॉल कर रही हूँ और उसमें पास कर रही हूँ अपना वेरिएबल a. अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगी a की वैल्यू, तो ये क्या प्रिंट होनी चाहिए. सबसे पहले स्कोप हमें पता क्या है, a वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये मेन फंक्शन के अंदर. ठीक है, दिस इज अ लोकल वेरिएबल इनसाइड दिस मेन फंक्शन. z वेरिएबल जो है दैट, उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप है ये जो हमारा चेंज वैल्यू फंक्शन है. ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, सॉरी ये जो पैरामीटर है z, ठीक है, दिस इज गेटिंग डिफाइंड इनसाइड माय चेंज वैल्यू फंक्शन. सो दिस इज अ फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन में क्रिएट हो रहा है हमारा वेरिएबल. सो दिस इज अ फॉर्मल पैरामीटर. एंड यहाँ पे ये जो a जो एक्चुअली पास हो रहा है ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, दिस इज माय एक्चुअल पैरामीटर. Now what is the value of a that will get printed? क्या यहाँ पे जब मैंने चेंज वैल्यू फंक्शन में अपना वेरिएबल पास किया a, तो क्या a की वैल्यू को वो 100 असाइन कर देगा? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू हो रहा है, जिसका मतलब पास बाय वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ पे कॉपीज क्रिएट हो रही है. अब यहाँ पे मेमोरी में क्या हो रहा होगा ये समझो. सपोज मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया a. ठीक है, तो a नाम के वेरिएबल के लिए मेरा मेमोरी में जो है कुछ स्पेस एलोकेट हो गई, एंड वहां पे उस मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर हो गई 5. अब मैंने जब चेंज वैल्यू अपना फंक्शन कॉल किया एंड यहाँ पे पास किया a वेरिएबल, तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस फंक्शन में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जो कि है j. एंड j वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो गई 5. ठीक है, तो यहाँ पे हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो अ न्यू वेरिएबल इज गेटिंग क्रिएटेड j, जिसमें हमारी वैल्यू कॉपी हो रही है जो हमने यहाँ पे पास करी है. ठीक है, हमने a पास किया है, यहाँ पे a में वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे j एक नया वेरिएबल बनेगा जिसमें a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी. दिस इज पास बाय वैल्यू. अब अगेन इस फंक्शन के अंदर मैं j की वैल्यू जो है उसमें 100 डाल रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारा 5 हट के 100 हो जाएगा j की वैल्यू. अब ये जो j वेरिएबल है, इसका स्कोप जो है सिर्फ चेंज वैल्यू फंक्शन तक लिमिटेड है. इसका मतलब कि जब मैं इस फंक्शन से बाहर आ जाऊंगी अपने चेंज वैल्यू फंक्शन से, तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेटेड है j वेरिएबल को, वो डी एलोकेट हो जाएगी. ठीक है, मैं वापस जब मेन फंक्शन में आऊंगी तो इस मेन फंक्शन को नहीं पता है कि j नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उसको सिर्फ a पता है. ठीक है, बिकॉज a का ही स्कोप है सिर्फ इनसाइड मेन फंक्शन. तो यहाँ पे जब a प्रिंट होगा तो a की वैल्यू प्रिंट होगी 5, राइट, क्योंकि जो मैंने 100 वैल्यू डाली वो एक अलग ही वेरिएबल था j. ठीक है, जिसमें पहले 5 वैल्यू मैंने यहाँ पे पास करी थी पैरामीटर में, एंड वो उसने 100 कर दी थी, बट दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल. दैट हैज नथिंग टू डू विद माय दिस वेरिएबल व्हिच इज a, एंड दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू. अब नाउ व्हाट इज पास बाय रेफरेंस?
पास बाय रेफरेंस में मैंने आपको बोला कि द वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड, the variable itself is passed in the function. And how does this happen? This happens using the ampersand operator. ठीक है, ये ऑपरेटर को हम बोलते हैं ampersand operator, this one. तो इसका मतलब कि जैसे पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि जब हम अपने चेंज वैल्यू में a को पास कर रहे थे तो हमारा एक कॉपी वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो रहा था, z जिसका नाम था, एंड उस वेरिएबल में हमारी a की वैल्यू जो है वो कॉपी हो रही थी. यहाँ पे ये कॉपी वेरिएबल नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे हम एक्चुअली अपने ओरिजिनल वेरिएबल को ही पास कर रहे होंगे यूजिंग द एम्परसेंड ऑपरेटर. लेकिन उसको कैसे कर रहे होंगे ये हम समझते हैं, पहले समझते हैं कि एम्परसेंड ऑपरेटर काम कैसे करता है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है. सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट p एंड मैं इसको दे दी वैल्यू 5. ठीक है, तो मेमोरी में मेरे को एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो एलोकेट हो जाएगी. ठीक है, और उस मेमोरी ब्लॉक को मैं रेफरेंस कर पाऊंगी यूजिंग p, है ना. इस मेमोरी ब्लॉक को अगर मुझे कहीं पे भी एक्सेस करना है अपने कोड में तो मैं p उस मेमोरी ब्लॉक का नाम है, उससे जो है उस मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकती हूँ. और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्या है, 5 वैल्यू है. अब मैं बोलती हूँ इंट एंड एम्परसेंड एंड q इज इक्वल टू p. ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये एक और वेरिएबल जो है q बना रही है, बट दिस q जो है ये रेफरेंसेस द सेम मेमोरी लोकेशन एज p. इसका मतलब p और q जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे. तो ऐसे जो है हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर अलाउज अस टू हैव एलियस नेम्स फॉर द सेम मेमोरी लोकेशन. ये जो मेमोरी लोकेशन है, सपोज 5 जो है एक मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है 0x01. इस मेमोरी लोकेशन को मैं p से भी एक्सेस कर सकती हूँ और q से भी एक्सेस कर सकती हूँ. एंड दिस इज मेड पॉसिबल यूजिंग द एम्परसेंड ऑपरेटर. इसको मैं आपको कोड में भी दिखा सकती हूँ, कोड में भी देख लेते हैं. मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ यहाँ पे p और इसको वैल्यू दे दी 5 एंड एम्परसेंड q इज इक्वल टू p. अब ये प्रूफ करने के लिए कि q और p जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ कि सपोज मैंने q को प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, तो मेरी क्या p की वैल्यू भी चेंज हो रही है. लेट्स सी. p की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, यहाँ पे 6 प्रिंट हो रही है ना. तो q और p जो है वो सेम जो है मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं. और ये हम दोबारा एक और चीज से मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ. मैं p और q का आपको ये जो वेरिएबल्स हैं p और q, इनका मेमोरी एड्रेस जो है ये प्रिंट कर देती हूँ. ठीक है, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी में जो एड्रेस होता है किसी वेरिएबल का वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए भी अगेन एम्परसेंड ऑपरेटर ही यूज होता है. एंड सी आउट हमने p किया और हम q भी कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो एम्परसेंड ऑपरेटर है यहाँ पे ये देख रहे हो तुम, p और q का जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है वो सेम प्रिंट हो रहा है. तो बेसिकली सेम मेमोरी लोकेशन को हम 2 डिफरेंट नेम्स से एक्सेस कर रहे हैं. एंड दिस इज बीइंग पॉसिबल यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर. तो एम्परसेंड ऑपरेटर यहाँ पर मैं 2 चीजों के लिए यूज कर रही हूँ. एक तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज कर रही हूँ और यहाँ पर जो है एलियस नेम देने के लिए यूज कर रही हूँ टू द सेम मेमोरी लोकेशन एज p. ठीक है, तो अब पास बाय रेफरेंस में ये एम्परसेंड ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा होता है वो भी हम सीधा कोड में देखते हैं.
मैंने यहाँ पे पास बाय वैल्यू में आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए, और मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, जिसमें मैं ए पास कर रही थी और फिर मैं ए को प्रिंट कर रही थी, ठीक है। और जो मेरा चेंज वैल्यू फंक्शन था उसके अंदर क्या हो रहा था, मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले रही थी z, एक पैरामीटर दे रही थी जिसको मैं कॉल कर रही थी z, एंड z की वैल्यू में 100 जो है वो अपडेट कर रही थी। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो है पास बाय वैल्यू है, जहां पे मेरा जो प्रिंट होगी वैल्यू वो हो रही होगी 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो z वेरिएबल है ये कॉपी वेरिएबल है जो कि क्रिएट हो रहा है, जिसमें a की वैल्यू जो है वो कॉपी हो रही है, और ये जो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये z वेरिएबल में कर रहे हैं, ना कि a वेरिएबल में। तो a वेरिएबल की जब आप यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करोगे तो 5 की 5 ही रहेगी अनचेंज्ड। लेकिन मैं यहाँ पर अगर z की जगह इंट %z पास कर दूं, ठीक है, और फिर मैं a की वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 100 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉपी वेरिएबल नहीं क्रिएट हो रहा जिसमें मेरी a की वैल्यू कॉपी हो रही है, बल्कि एक एलियस नेम क्रिएट हो रहा है फॉर द सेम मेमोरी लोकेशन एज a। मतलब कि z और a जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, एंड वहां पे अगर मैं z की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो वो a की वैल्यू भी चेंज कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है b को पास कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ %y, ठीक है। तो मैंने z को 100 दे दिया एंड y को मैंने 99 वैल्यू दे दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर b भी प्रिंट करवा के देख लेती हूँ, तो b की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही होगी, b की वैल्यू 99 प्रिंट हो रही होगी। मतलब कि z जो है यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है a से और y एसोसिएट हो रहा है b से। इन व्हाट वे कि z एंड a आर accessing the same memory location and y and b are accessing the same memory location, ठीक है। इसको प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं, ये 100 और 99 प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जो है हम पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं जब हमें एक्चुअली वो वेरिएबल ही पास करना हो अपने फंक्शन में, एंड उस वेरिएबल में कुछ हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। या तो हम चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल में एक्चुअली कोई चेंजेस ना हो दूसरे फंक्शन में जाके, तो हम पास बाय वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम वेरिएबल पास कर रहे हैं एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन, वी वांट कि उसमें चेंजेस हो उस फंक्शन में, तो हम पास बाय रेफरेंस की हेल्प ले रहे होंगे, ठीक है। अब और क्वेश्चंस करते हैं पास बाय रेफरेंस पे, तो कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब हमने पैरामीटर्स, हमें पता है कि कोई भी अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम अपनी कुछ पैरम्स भेज सकते हैं, पैरामीटर वैल्यूज, जिसके कितनी भी पैरामीटर वैल्यूज हम भेज सकते हैं, राइट, विच शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड उन पैरामीटर्स के साथ हमें उनका डेटा टाइप बताना होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। अब अगर मैं जब इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैंने सपोज पैरामीटर 2 की वैल्यू नहीं पास करी, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं फंक्शन कॉल के टाइम पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकती हूँ अपने पैरामीटर्स को, जो कि वो तब ले लेगा इन केस कोई वैल्यू हमने एक्चुअली पास नहीं करी फॉर दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक है। इसका मतलब व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया int add, एंड मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ले रही हूँ a, b एंड c। अब यहाँ पे अगर मैं बाद में कहीं पे फंक्शन कॉल कर रही हूँ a, एंड मैंने सिर्फ पास करी 5,
वैल्यू, ठीक है, मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया तो दिस विल थ्रो मी एन एरर। लेकिन अगर मैंने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अपने बी और सी पैरामीटर्स को दे दी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 0, then this will work fine. This will what will it will do is it will do 5 plus 0 plus 0 and it will return 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ a plus b plus c तो this will then give me 5, alright। तो ऐसे जो है हम अपने पैरामीटर्स को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉल के टाइम पे उन पैरामीटर्स में एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इसको एक बारी कोड में भी देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ ऐड, जिसमें आई टेक वेरिएबल्स इंट a b जिसको मैंने 1 दे दी डिफॉल्ट वैल्यू एंड c जिसको मैंने 2 अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम रिटर्निंग a प्लस b प्लस C, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। अब इस मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं ऐड फंक्शन अपना कॉल कर रही हूं जिसमें लेट मी प्रिंट दिस ऐड फंक्शन, अगर इसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास ना करूं तो ऑब्वियसली दिस विल गिव मी एन एरर, बट सपोज आई पास जस्ट 1 पैरामीटर इन हियर देन दिस शुड वर्क, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 पैरामीटर्स को ही मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर रखी है। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो गिव 2 एंड 2, ठीक है। मैं a और b दोनों वेरिएबल्स को की वैल्यू भी पास, दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू भी पास कर सकती हूँ एंड आई कैन ऑल्सो पास तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू एक्सप्लिसिटली, ठीक है, 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इस वाले कॉल में हमारा a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है वो प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली इस वाले फंक्शन कॉल में मैंने a और b की वैल्यू पास करी है, ठीक है। तो मेरा a is 2, b will be 2. Now in this case, since I am passing explicitly the value of parameter b, the second parameter, तो यहाँ पे वो फिर 1 नहीं लेगा, अपने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नहीं लेगा, ठीक है। जो मैं एक्सप्लिसिटली पास कर रही हूँ वैल्यू वो उस वैल्यू को कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a is 2, b is 2 एंड c is 2, तो यहाँ पे 6 जो है वो प्रिंट होनी चाहिए वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर मैं तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर रही हूँ, सो दीज वैल्यूज वुड बी कंसिडर्ड एंड यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा होगा वो होगा 2 + 2 + 3 विच इज 7, ठीक है। तो इसको रन भी करके देख लेते हैं एक बारी टू वेरीफाई एंड यहाँ पे यू कैन सी द आउटपुट 5 6 7, राइट। इसको दोबारा रन भी करके देख सकते हैं हम यहाँ पे डिफॉल्ट थ्योरम्स एंड 5 6 7 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इन दिस वे अगर आप in this way you can have some default parameter values in your function, all right। अब let's do some questions. The first question being what is the output of the below code। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट बताना है इस कोड का एंड हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिफाइन करें अपने मेन फंक्शन में p और q, जिसमें हमने वैल्यू दी है 26 और 13 एंड हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिक्रीज, जिसमें हम ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं पास कर रहे हैं एज पैरामीटर्स। नाउ व्हाट इज दिस डिक्रीज फंक्शन डूइंग? डिक्रीज फंक्शन जो है ये 2 इंटीजर वेरिएबल्स ले रहा है n1 n2 n1। अब यहाँ पे क्योंकि एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब कि पास बाय वैल्यू हो रहा है, तो n1 एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा जिसमें वैल्यू कॉपी हो रही होगी p की, तो यहाँ पे 26 आ रहा होगा n1 में एंड q की वैल्यू जो है वो कॉपी हो रही होगी n2 में, तो n2 की वैल्यू होगी 13। अब यहाँ पे जब n1 माइनस माइनस होगा तो वैल्यू हो जाएगी 25 एंड जब n2 = n2 - 2 होगा तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 11। Now when I print n1 and n2, तो what should get printed is 25:11, right? And यहाँ पे n1 and n2 are formal parameters because they are being defined during the function call, during the function definition, sorry.
एंड यहाँ पर जो डिक्रीज फंक्शन के बाद मैं जो यहाँ पे पी और क्यू प्रिंट कर रही हूँ, यहाँ पर जो पी और क्यू की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 26 and 13 बिकॉज दीज आर बीइंग पास्ड बाय वैल्यू एंड दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, राइट। अगर यहाँ पे एम्परसेंड होता तो एक्चुअली पी और क्यू वेरिएबल्स पे यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता, बट यहाँ पे क्योंकि एम्परसेंड ऑपरेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ये पास बाय वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमारे जो वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी n1 n2 की वो ये होगी और मेन फंक्शन के अंदर पी और क्यू की वैल्यू ये प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक p वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वैल्यू दी है 24 एंड हम उस पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि मेक ट्वाइस। अब ये मेक ट्वाइस फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक वेरिएबल ले रहा है ऑफ इंट डेटा टाइप p, ठीक है, एज पैरामीटर एंड इस वेरिएबल पे क्या कर रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है बाय 2। नाउ अगेन द एम्परसेंड ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड हियर, दैट मींस वी आर पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे वेरिएबल, ये जो p वेरिएबल है दिस इज अ न्यू वेरिएबल, ठीक है, जो मेक ट्वाइस फंक्शन के अंदर का स्कोप है उस वेरिएबल का। एंड यहाँ पे जो p की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 48 बिकॉज इंटू 2 हो रहा है। लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर अभी भी p की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी सो दिस विल प्रिंट 24 ओनली, राइट, बिकॉज the value is being passed by value and not passed by reference. So this p and this p are still different even though they have the same name. They're different because their scopes are different. This is the actual parameter and this is the formal parameter. Got it? Last question पे आते हैं. Will the following code generate any error? तो क्या हो रहा है यार, इस कोड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया p जिसमें हमने वैल्यू दे दी 890 और हम इस पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं temp भैया क्या कर रहे हैं, temp भैया एक void फंक्शन है जो कि वेरिएबल ले रहे हैं p, ठीक है, एंड एक नया वेरिएबल बना रहे हैं q और q में डाल रहे हैं p की वैल्यू। अच्छा, तो q की वैल्यू यहाँ पे हो गई 890 और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो 890 में से -100 कर रहे हैं तो मतलब q की वैल्यू हो जाएगी 790, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन में हमने टेम्प फंक्शन कॉल कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं q की वैल्यू। ऑब्वियसली दिस विल थ्रो एन एरर, क्यों, क्योंकि q तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। q का स्कोप क्या है, q का स्कोप है टेम्प फंक्शन, q का जो स्कोप है वो है टेम्प फंक्शन, सो लोकल वेरिएबल फॉर द टेम्प फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन में q डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस विल थ्रो एन एरर, ठीक है। अब दैट इज ऑल, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस समझा। दोज आर टू वेज टू पास पैरामीटर्स। टू पास बाय वैल्यू, हमारी जो पैरामीटर्स हैं वो उनके लिए नए वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और उनमें हमारी कॉपी जाती है वैल्यू की जो भी हम पास कर रहे हैं। पास बाय रेफरेंस में जो हम एक्चुअली वेरिएबल्स पास कर रहे हैं पैरामीटर्स, दे देमसेल्व्स आर पास्ड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। एंड ये करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर। फिर हमने पढ़ा डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज को, जिससे हम अपने फंक्शन के अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, ताकि हम अगर उस फंक्शन के कॉल के टाइम पे कुछ पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, सो लेट्स कवर दैट एज वेल। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में एक छोटी सी चीज है कि यहाँ पे अगर मैंने b को एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया है तो मुझे उसके बाद के जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे c को ऐसे कर देती हूँ, c की मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगाती हूँ तो दिस विल थ्रो मी एन एरर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, छोटी सी चीज है बट ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर हमने कोई भी एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया तो उसके बाद के सारे पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, ठीक है।
एंड दैट इज ऑल. नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि है एरेज. एंड थोड़ी सी चीज़ें अब डिफिकल्ट होंगी, लेकिन हम अच्छे से करेंगे सब कॉन्सेप्ट्स बेसिक फंडामेंटल्स के साथ. एंड विल प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक थैंक यू एंड गुड बाय.